एक इंसान की परवरिश, उसका बचपन, उसके आने वाले कल को किस हद तक बदल सकता है? क्या ये किसी 11 साल के बच्चे को एक कातिल बना सकता है? आज हम इसी एक बहुत ही परेशान कर देने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब और डरावना लगता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, कोई कोरी कल्पना नहीं। ये एक सच्ची, दिल दहला देने वाली हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक समाज के तौर पर आखिर कहां चूक हो रही है। ये कहानी है मैरी फ्लोर बेल की, एक ऐसा नाम जो इंग्लैंड के इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक और उलझे हुए चैप्टर की तरह दर्ज हो गया। तो चलिए चलते हैं साल 1968 में। जगह है इंग्लैंड का स्कॉट्सवुड। यहां कुछ ही हफ्तों के अंदर एक के बाद एक दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे देश को सचमुच हिला कर रख दिया। 25 मई 1968 कुछ बच्चे एक पुराने वीरान घर में खेलने के लिए घुसते हैं और वहां उन्हें 4 साल का मार्टिन ब्राउन मिलता है। वो पीठ के बल लेटा हुआ था और उसके मुंह से खून वाला झाग निकल रहा था। पहली नजर में पुलिस और डॉक्टरों को यही लगा कि शायद बच्चे ने गलती से कोई जहरीली चीज खा ली होगी, क्योंकि उसके शरीर पर जोर जबरदस्ती का कोई निशान था ही नहीं। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह सच में सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी बहुत ही भयानक चीज की बस एक शुरुआत। और फिर ठीक 2 महीने बाद यह शक हकीकत में बदल गया। 31 जुलाई को 3 साल के ब्रायन होवे की बॉडी मिलती है और इस बार यह साफ था कि यह कोई हादसा नहीं था। बच्चे का गला घोटा गया था, उसके बाल काटे गए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। यहीं पर केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इन्वेस्टिगेटर्स को यह लगने लगा कि यह काम शायद किसी बच्चे का है, क्योंकि जिस तरह से जुर्म को अंजाम दिया गया उसमें एक बड़े ताकतवर इंसान जितनी जोर जबरदस्ती नहीं दिख रही थी। अब देखिए, इन दोनों हत्याओं के बीच में एक और अजीब घटना हुई थी। पास की एक नर्सरी में किसी ने तोड़फोड़ की थी और वहां पुलिस को 4 नोट्स मिले। एक पर लिखा था, मैं हत्या करती हूं ताकि मैं वापस आ सकूं। एक दूसरे नोट में तो सीधे सीधे मार्टिन ब्राउन की हत्या का जिक्र था। लेकिन पुलिस ने इसे सिर्फ बच्चों का मजाक समझकर टाल दिया और ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। ब्रायन की हत्या के बाद तो पुलिस हरकत में आ गई। एक ऐसी जांच शुरू हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। कोई सुराग मिल जाए बस इसी उम्मीद में करीब करीब 1200 बच्चों से पूछताछ की गई। और इसी पूछताछ के दौरान 2 नाम बार बार सामने आ रहे थे, 11 साल की मैरी बेल और उसकी 13 साल की दोस्त नॉर्मा बेल। ये दोनों बहुत पक्की सहेलियां थीं और लोगों ने उन्हें आखिरी बार ब्रायन के साथ ही देखा था। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो दोनों ने साफ मना कर दिया कि उन्हें कुछ नहीं पता। पर मैरी सिर्फ इनकार करके चुप नहीं रही। उसने तो पुलिस को उलझाने के लिए एक पूरी कहानी गढ़ दी। उसने कहा कि उसने एक 8 साल के लोकल लड़के को ब्रायन को मारते हुए देखा था और वो ये कहानी इतने कॉन्फिडेंस से सुना रही थी कि एक बार को कोई भी यकीन कर ले। अपनी कहानी को और पक्का बनाने के लिए उसने एक ऐसी छोटी सी डिटेल बताई जो आखिर में उसी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। उसने कहा कि उस लड़के के पास एक छोटी सी कैंची थी जिसका एक ब्लेड टूटा हुआ और मुड़ा हुआ था। बस यहीं पर सारा खेल पलट गया। असल में ब्रायन की बॉडी के पास से जो कैंची मिली थी वो सच में टूटी हुई थी और ये एक ऐसी बात थी जो पुलिस ने किसी को नहीं बताई थी। ये एक ऐसा राज था जो सिर्फ और सिर्फ कातिल को ही पता हो सकता था और इसी एक बयान ने मैरी को पुलिस की नजरों में नंबर 1 सस्पेक्ट बना दिया। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर एक 11 साल की बच्ची ऐसा करेगी क्यों? इसका जवाब उसके उस भयानक अतीत में छिपा था जो हमें इस पूरे मामले की जड़ तक ले जाएगा। मैरी की मां बेटी सिर्फ 17 साल की थी जब मैरी पैदा हुई और कहा जाता है कि पैदा होते ही उसने डॉक्टरों से कहा था, इस चीज को मुझसे दूर ले जाओ। सोचिए, मैरी की जिंदगी की शुरुआत ही इस एहसास के साथ हुई कि वो एक अनचाही बच्ची है और उसका बचपन वो हमारी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। जब वो सिर्फ 3 साल की थी, उसे पहली मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया गया था। उसकी अपनी मां ने उसे नींद की गोलियां देकर मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसे पैसों के लिए एक मानसिक रूप से बीमार औरत को बेच तक दिया गया और सिर्फ 5 साल की उम्र से उसकी मां के क्लाइंट्स उसका यौन शोषण करते थे। इतने भयानक बचपन का असर मैरी के बर्ताव में साफ साफ दिख रहा था। वो उसके अंदर भरे हुए गहरे दर्द और गुस्से का आईना था। वो स्कूल में दूसरे बच्चों का गला घोटने की कोशिश करती, बात बात पर लड़ती थी और उसके मूड का कोई भरोसा नहीं होता था।
अथॉरिटीज को उसके इस बर्ताव के बारे में बताया भी गया, लेकिन उसकी कम उम्र की वजह से किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। चलिए वापस इन्वेस्टिगेशन पर आते हैं। कैंची वाली बात के बाद पुलिस को मैरी पर शक तो पूरा था, लेकिन केस को कोर्ट में साबित करने के लिए एक कन्फेशन की, एक पक्के इकबालनामे की जरूरत थी। और दबाव में आखिरकार नॉर्मा बेल टूट गई। उसने जो बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि मैरी ने ही ब्रायन का गला घोटा था और फिर उसकी लाश पर यह करके भी दिखाया कि उसने ये कैसे किया। नॉर्मा ने यह भी बताया कि मैरी कह रही थी कि ब्रायन को मारकर उसे बहुत ज्यादा सुकून और अच्छा महसूस हो रहा है। यह घटना मैरी के अंदर के खालीपन को दिखाती है। ब्रायन के फ्यूनरल वाले दिन एक पुलिस ऑफिसर ने उसे कब्रिस्तान के गेट पर खड़े देखा। वो अपने हाथ मल रही थी और ब्रायन के ताबूत को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। उसके चेहरे पर पछतावे का कोई निशान तक नहीं था। आखिरकार मुकदमे का फैसला आया। नॉर्मा बेल को सारे इल्जामों से बरी कर दिया गया और यह सुनकर वो राहत में तालियां बजाने लगी। दूसरी तरफ मैरी बेल को उसके भयानक बचपन को देखते हुए कम हुई जिम्मेदारी के आधार पर गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। मतलब कोर्ट ने यह माना कि उसकी मेंटल हालत ने उसके एक्शंस पर असर डाला था। फैसला सुनते ही मैरी जोर जोर से रोने लगी। मैरी बेल को सजा तो मिल गई, लेकिन यह केस अपने पीछे कई बहुत गहरे सवाल छोड़ गया। ये कहानी सिर्फ एक बच्ची के जुर्म की नहीं है, ये कहानी उस समाज की नाकामी की भी है जो उसके दर्द को वक्त पर देख नहीं पाया, उसे बचा नहीं पाया। और ये हमें फिर से उसी सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि जब किसी बच्चे के दुख को, उसकी तकलीफ को और उसके दिए हुए वार्निंग साइंस को लगातार नजरअंदाज किया जाता है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर